भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक शिष्य गुरु के पास आया। शिष्य पंडित था और मशहूर भी, गुरु से भी ज्यादा। सारे शास्त्र उसे कंठस्थ थे। समस्या यह थी कि सभी शास्त्र कंठस्थ होने के बाद भी वह सत्य की खोज नहीं कर सका था। ऐसे में जीवन के अंतिम क्षणों में उसने गुरु की तलाश शुरू की। संयोग से गुरु मिल गए। वह उनकी शरण में पहुंचा। गुरु ने पंडित की तरफ देखा और कहा, तुम लिख लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो। तुम जो जानते हो फिर उसकी क्या बात करनी है। तुम जो नहीं जानते हो वह तुम्हें बता दूंगा। शिष्य को वापस आने में साल भर लग गया, क्योंकि उसे तो बहुत शास्त्र याद थे। वह सब लिखता ही रहा। कई हजार पृष्ठ भर गए, पोथी लेकर आया। गुरु ने फिर कहा, यह बहुत ज्यादा है। मैं बूढ़ा हो गया, मेरी मृत्यु करीब है, इतना न पढ़ सकूंगा। तुम इसे संक्षिप्त कर लाओ, सार लिख लाओ। पंडित फिर चला गया। 3 महीने लग गए। अब केवल 100 पृष्ठ थे। गुरु ने कहा, मैं यह भी ज्यादा है, इसे और संक्षिप्त कर लाओ। कुछ समय बाद शिष्य लौटा। एक ही पन्ने पर सार सूत्र लिख लाया था, लेकिन गुरु बिल्कुल मरने के करीब थे। कहा, तुम्हारे लिए ही रुका हूं, तुम्हें समझ कब आएगी। और संक्षिप्त कर लाओ। शिष्य को होश आया। भागा दूसरे कमरे से एक खाली कागज ले आया। गुरु के हाथ में खाली कागज दिया। गुरु ने कहा, अब तुम शिष्य हुए, मुझसे तुम्हारा संबंध बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूं। जो ऐसे भाव रख सके गुरु के पास, वही शिष्य है। निष्कर्ष, गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, उसे अज्ञानी बनकर ही हासिल किया जा सकता है। पंडित बनने से गुरु नहीं मिलते। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक तोता अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन जंगल से गुजरते एक शिकारी की दृष्टि तोते के बच्चों की खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। उसने सोचा कि राजा को देने के लिए ये तोते बहुत सुंदर उपहार है। वह उन तोतों को पकड़कर राजा के पास ले गया। जब उसने वे तोते राजा को उपहार स्वरूप दिए तो राजा बहुत खुश हुआ और शिकारी को उसने 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। राजमहल में लाए जाने के बाद तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखवाया गया। हर समय सेवक उनके आगे पीछे दौड़ते रहते। नाना प्रकार के ताजे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमार भी सुबह शाम उनके पास आकर खेला करता था। ऐसा जीवन पाकर दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन छोटा तोता बड़े तोते से बोला, भाई, हम कितने खुशनसीब हैं जो इस राजमहल में लाए गए और ऐसा आरामदायक जीवन पा सके। यहाँ हर कोई हमसे कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। हाँ भाई, यहाँ हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। हमारा जीवन पहले से अधिक आरामदायक हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें हर किसी से प्रेम मिलता है। तोते को राजमहल का आनंदपूर्ण जीवन बहुत रास आ रहा था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह शिकारी जिसने राजा को उपहार में तोते दिए थे, राज दरबार में फिर से आया। इस बार उसने एक काला बंदर राजा को उपहार में दिया। अब काला बंदर राजमहल में सबके आकर्षण का केंद्र था। सारे सेवक उसकी देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का विशेष ख्याल रखा जाने लगा। तोतों के प्रति सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि राजकुमार भी अब तोतों के स्थान पर बंदर के साथ खेलने लगा। यह देखकर छोटा तोता बहुत दुखी था। वह बड़े तोते से बोला,
भाई, इस काले बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली है। इसके कारण अब हमारी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। बड़ा तोता बोला, कुछ भी स्थायी नहीं रहता मेरे भाई। वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ दिन बीते। बंदर था तो शरारती। एक दिन उसने महल में बहुत उत्पात मचाया। सेवकों को बहुत तंग किया। राजकुमार भी उसकी हरकत से डर गया। राजा को जब बंदर की कारस्तानी पता चली तो उसने उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया। आदेश का पालन कर बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से तोते फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। अब छोटा तोता बहुत खुश था। वह बड़े तोते से बोला, हमारे दिन फिर से वापस आ गए भाई। बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जब समय साथ न दे तो दुख ही नहीं होना चाहिए। बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। छोटे तोते को बड़े तोते की बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि बुरे वक्त में वह धैर्य बनाकर रखेगा। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे। इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूं। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगुनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूं। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला। मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से न निकाले।
लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर रामू यहां आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक जमींदार ने कहा, मालिक, आज जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नजर में आ गए। रामू अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।